वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी तापायनिक उत्सर्जन के बारे में। तापायनिक उत्सर्जन में क्या था कि ताप की वजह से किसी भी धातु की पृष्ठ में से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उत्सर्जित होंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे तापायनिक उत्सर्जन। तो उसके लिए हम बात कर रहे थे कार्यफलन कि ताप की या ऊष्मा की हमें मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होगी ताकि इलेक्ट्रॉन बस वहां तक सतह तक पहुंच सके। उसके बाद सारी की सारी एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। उसके बाद इसमें व्युत्पत्ति हेडिंग डालकर उसमें लिखना है, आगे व्युत्पत्ति हेडिंग डालकर उसमें लिख दो। लिखना, चूंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, चूंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं एवं फर्मी-डिराक सांख्यिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को एक स्वतंत्र गैस के भांति माना जा सकता है। एक स्वतंत्र गैस के भांति माना जा सकता है जिसे इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। जिसे इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। अब देखो, एक धातु की सतह है, उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर रहे हैं, जिनको हम स्वतंत्र गैस के भांति मान सकते हैं। मतलब गैस के जो पार्टिकल हैं जिस तरह से मूव करते हैं उसी तरह से ये भी पार्टिकल है, वो क्या करेंगे, वहां पर मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन गैस। तो इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी पार्टिकल है, तो उनके लिए हमने वितरण फलन Ni/Gi की वैल्यू निकाली थी 1/e की पावर में अल्फा प्लस में बीटा EI प्लस में 1 फर्मी-डिराक सांख्यिकी के अनुसार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे पार्टिकल्स होते हैं, फर्मी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो Ni/Gi की वैल्यू ये आ गई। चूंकि अल्फा की जो वैल्यू थी माइनस के EF अपॉन में KT थी और बीटा इक्वल टू कितना था, 1 अपॉन में KT। तो यहां से Ni/Gi इक्वल टू 1 अपॉन में E की पावर में माइनस के EF प्लस में EI और अपॉन में कितना आ जाएगा, KT। इस तरह से आ जाएगा, दोनों वैल्यू रख दी और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Ni IV कोष्ठकाओं कणों की संख्या और Gi उसका क्या है, सांख्यिकी भार। क्या है, Gi सांख्यिकी भार। तो अपन करेंगे क्या, इसमें जो Dn है, Dn एक अल्पांश पार्टिकल होंगे और इसको अपन ने लिख दिया Gp dp अपॉन में E की पावर में EI माइनस के EF अपॉन में KT प्लस में 1, इस तरह से लिख दिया। अब Gp dp क्या होगा, यहाँ पर जो Gp dp है पहले भी हमने पढ़ा था, कहां पर, जब मैक्स प्लांक का नियम पढ़ा था, तो वहां पर भी Gp dp कितना था, P तथा P प्लस dp संवेग की जो रेंज है, संवेग परास है। संवेग परास में किन की संख्या, दोलकों की संख्या कह सकते हैं या विधाओं की संख्या बोल सकते हैं। किन की संख्या, विधाओं या कोष्ठिकाओं की संख्या, कोष्ठिकाओं की संख्या। तो वहां पर कितनी थी ये संख्या, 2h अपॉन में hq। इस तरह से निकाल रहे थे। Gp dp कोष्ठकाओं की संख्या किस तरह से निकालेंगे कि एक निकाय है पूरा, इसको कई सारी कोष्ठकाओं से मिलकर बना हुआ मान लिया, इसको सह कोष्ठकाओं से मिलकर बना हुआ माना, तो इसका पूरे का आयतन तो h है, ठीक है, और इसमें एक छोटी कोष्ठका का आयतन hq है, इसका भाग दे दिया तो कुल कोष्ठकाओं की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बताओ, पहले क्यों कर रहे थे, वहां पर रेडिएशंस के लिए हम पहले कर रहे थे, वहां क्यों कर रहे थे और यहाँ क्यों कर रहे हैं, इस चीज का जवाब दो। देखो, वहां पर जो 2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसलिए किया था क्योंकि जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो है, यदि x दिशा में गति कर रही है तो y और z दिशा में उसका क्या हो सकता है, ध्रुवण हो सकता है। x दिशा में अगर गति कर रही है तो y और z दिशा में वो क्या हो सकती है, ध्रुवित हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रचक्रण है 2 प्रकार का हो सकता है। कैसा, 2 प्रकार का हो सकता है, स्पिन अप और स्पिन डाउन होता है। ठीक है,
जो प्रचक्रण है स्पिन अप भी हो सकता है, स्पिन डाउन हो सकता है। तो 2h अपॉन h क्यूब से वो कितना हो जाएगा, जीपीडीपी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, जीपी डीपी इक्वल टू 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx d बाई dz dpx dp बाई dpz, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा h क्यूब, तो 2v dx d बाई dz को v लिख दिया, और dpx dp बाई और dpz अपॉन में h क्यूब, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, gp dp की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई है, gp dp की। यहां तक लिखो इसको। और dpx dp बाई dpz की वैल्यू वहां पर कैसे निकाली थी, सेम जहां पर हम मैक्स प्लैंक का नियम निकाल रहे थे, वहां पर dpx dp बाई dpz की वैल्यू तो संकेंद्रीय गोले माने थे p तथा p प्लस dp त्रिज्या क्या, तो उसी तरह से निकालेंगे। यहां तक लिखो पहले इसको पूरा। देखो आगे dpx dp बाई dpz की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसके लिए माना एक संकेंद्रीय गोला मान सकते हैं अपन p और p प्लस dp त्रिज्या का, ये p और ये रहा p प्लस dp त्रिज्या, ठीक है। इन पर इक्वेशन डाल देना, आप इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 रहने दो, इस पर डाल देना 2। तो यहाँ पर dpx dp बाई dpz की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कितना होगा, देखो संकेंद्रीय गोले p तथा p प्लस dp का मान लिया, तो dpx dp बाई dpz क्या हो जाएगा, dp ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला ये हो जाएगा dpx dp बाई dpz, dpx dp बाई dpz। तो कितना होगा, बड़े वाले गोले के आयतन में से 4/3 पाई p प्लस dp के होल क्यूब में से इसको घटा देते हैं p क्यूब को, ठीक है। तो 4/3 पाई p क्यूब प्लस में p 3p स्क्वायर dp प्लस में 3p dp का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dp का क्यूब, और माइनस के कितना हो जाएगा p क्यूब, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। और p क्यूब से p क्यूब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/3 पाई, और यहाँ पर ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, अल्पांश की वजह से 0 हो जाएंगी, dp स्क्वायर और dp क्यूब आ रहे हैं, तो 3p स्क्वायर dp, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 गया तो 4 पाई p स्क्वायर dp, स्मॉल ही चल रहे हैं सभी p, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, समवेग को हम नॉर्मली p स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास dpx dp बाई dpz, और इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रखें, इक्वेशन 2 में रखने के बाद हमारे पास gp dp कितना आ जाएगा, gp dp इक्वल टू 2v, इसकी वैल्यू अगर हम रख देते हैं 4 पाई p स्क्वायर dp, ठीक है, और अपॉन में h क्यूब, तो ये आ जाएगा 8v पाई p स्क्वायर dp अपॉन में h क्यूब, gp dp की वैल्यू, ठीक है, gp dp इक्वेशन डाल देना इसको, थर्ड नहीं 4 करो इसको।
ठीक है, अब जो समीकरण 4 है उससे वैल्यू डालते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 4 से यदि समीकरण 1 में मान रखेंगे तो dn इक्वल टू जीपी डीपी की वैल्यू डालेंगे 8 पाई v p स्क्वायर dp अपॉन में h क्यूब, ठीक है, और ये आ जाएगी यहाँ पर e की पावर में माइनस के या ei माइनस के ef अपॉन में kt प्लस में 1, ठीक है, इतना हो जाएगा ये। अब यहाँ पर dn इक्वल टू 8 पाई v p स्क्वायर dp, ये ऐसे लिख लेते हैं पहले, जो ei माइनस के ef है, ei माइनस के ef है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, या ये कहें कि ei है वो ef की तुलना में बहुत बड़ा होगा तापायनिक उत्सर्जन के लिए, तभी जाकर उत्सर्जन हो सकता है कि आईवी स्थिति में या आईवी कोशिका में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ef वाले ऊर्जा स्तर की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि तापायनिक उत्सर्जन के लिए, तापायनिक उत्सर्जन के लिए ei माइनस की ef इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो इसकी तुलना में अपन ei माइनस के ef अपॉन में kt प्लस में 1, इसको लगभग हम बराबर मान सकते हैं e की पावर में माइनस के या प्लस में ei माइनस के ef अपॉन में kt के बराबर, क्योंकि ये वाली टर्म 1 की तुलना में क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ से dn कितना आ जाएगा हमारे पास, dn आ जाएगा हमारे पास 8 पाई v p स्क्वायर dp अपॉन में h क्यूब, और e की पावर में माइनस प्लस में ei माइनस के ef अपॉन में kt, इस तरह से हो जाएगा। अब चूंकि ये जो आईवी कोष्ठिका में आए हैं, आईवी कोष्ठिका में क्या आई है, कणों की संख्या, यदि एकांक आयतन में निकालना है तो लैंग्वेज लिखेंगे एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए p तथा p प्लस dp संवेग परास में, एकांक आयतन में p तथा p प्लस dp संवेग परास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो dn इक्वल टू, एकांक आयतन से मतलब क्या हो गया, यहाँ पर v इक्वल टू 1, एकांक आयतन कर दिया, तो 8 पाई p स्क्वायर dp अपॉन में h क्यूब, इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, e की पावर में ऊपर ले गए तो माइनस की ei अपॉन में kt, इसको ले गए तो e की पावर में प्लस में ef अपॉन में kt, इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो ये यहाँ तक इक्वेशन आ जाएगी p तथा p प्लस संवेग, p तथा p प्लस dp संवेग परास में। कंप्लीट करो यहां तक। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, इसके बाद आगे देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।